Hello and welcome to West ICS. Myself Abhishek Mishra, Faculty of Economy at West ICS. Civil Services Prelims 2023 has been conducted. UPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम सिविल सर्विसेज का 2023 आयोजित हो गया है और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से अलग अलग चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने आंसर कीज अपना एनालिसिस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी कराया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अपने आंसर्स तमाम प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना मैच किया होगा और ये जानने की कोशिश की होगी कि उनके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो क्योंकि ये एक एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस की तैयारी करने लग जाएंगे और जो अनफॉर्चुनेटली रह जाएंगे ड्यू टू सो एंड सो रीजन, फिर चाहे उनका जीएस में रह जाए, अच्छा ना हुआ हो, कट ऑफ ना पार कर पा रहे हो, या सीसैट भी एक इशू हो सकता है, आप क्वालिफाई ना कर पाए एग्जाम। तो कोई बात नहीं है, आपको डिसहार्टेड नहीं होना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मन छोटा नहीं करना है, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था, आप सेकंड बार अटेम्प्ट दीजिए, उसको ट्राई करिए और मेहनत से और शिद्दत से और तैयारी के साथ और उमंग के साथ उस अपनी प्रिपरेशन में लगिए और नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई। तो ये सेशन जो हम आपके साथ लेकर के आए हैं, इस सेशन में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एग्जाम यूपीएससी का है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से नहीं करने, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 100 सब नहीं करने, आपको एक मिनिमम लेवल पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम लेवल पे क्वेश्चन आपको करना है जिससे आपको प्री क्वालिफाई हो जाए आपका। तो ये भी देखिए कला है, एक आर्ट है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सके। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको टच करना है, अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है। तो हम इस सेशन में इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का क्या आंसर है। साइड बाय साइड हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, उसमें टफनेस की क्या लेवल थी, क्या ग्रेविटी थी, और उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम कौन सा अटेम्प्ट करें और कौन सा ना अटेम्प्ट करें। जो मैंने देखा है जितने भी वीडियोस इस समय तो एकदम बाढ़ आई हुई है अलग अलग चैनल्स पर, तो सबने आंसर्स डिस्कस कर दिए हैं, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, और सबने अपना अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग इकोनॉमी के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं उन क्वेश्चंस में कितना दम है और उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन में से नियर अबाउट 18 ऐसे प्रश्न हैं जो कोर इकोनॉमी से, जिसे आप कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ओवरलैपिंग कर जाते हैं। दे मे बी फ्रॉम ज्योग्राफी, दे मे बी फ्रॉम इकोनॉमी, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और इकोनॉमी का ओवरलैपिंग रहता है। तो अगर हम कोर इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें, जिसको देख के आप ये कहेंगे नहीं दिस इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, तो उन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 18 नियर अबाउट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं यहां पे आपको यह भी बता दूं कि इन 18 प्रश्नों में ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक साल की तैयारी आपने की है और आपने मेहनत किया है, शिद्दत से, लगन से आपने तैयारी की है, एनसीईआरटीज को आपने पढ़ा है, मेरे नोट्स अगर आपने देखे हैं, पढ़े हैं, तो मैं ईमानदारी से और पूरे एकदम जो है आप ये कहिए कि एकदम फोर्सफुली मैं ये कह सकता हूं कि आप इन 18 प्रश्नों में से मैक्सिमम प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इकोनॉमी के जो आए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत टफ आ गया या कहां से पूछा गया। अब देखिए क्योंकि यूपीएससी है तो ऑब्वियसली बात है यूपीएससी इज नॉट सो इजी टू क्रैक। अगर वो इतना आसान हो जाता फिर सिविल सर्विसेज का क्या वैल्यू रह जाती, मेहनत की क्या वैल्यू रह जाती, और वो जंग ही क्या जिसमें आप संघर्ष ना करें, स्ट्रगल ना करें और बड़ी आसानी से आपको कोई चीज मिल जाए। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ एक आध एरियाज हैं जिन्हें आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, वो आगे भी हम लोग चर्चा में उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो जैसे अगर इन 18 क्वेश्चंस में से हम वन बाय वन अब क्वेश्चन की शुरुआत करें, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ये
आपका जो सेट नंबर ए है उनमें से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो सेट है ए सेट का है, अलग अलग सेट्स में डिफर कर सकता है, बट आप क्वेश्चन पे जाइए, नंबर पर नहीं। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये है स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। अब आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमैटिक लगेगा, आपको ये थोड़ा सा ट्रबलसम लगेगा, और आपको यहां पर अपने दिमाग को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा दिमाग पर कि वो कुछ महीनों पहले की न्यूज़ेस को या मे बी एक साल पहले की न्यूज को रिकॉल करे, क्योंकि यहां पर ये रिकॉल से ही प्रश्न हो पाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से पूछा गया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वहीं से एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न बनाया है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां इस क्वेश्चन से थोड़ी सी लोगों को घबराहट होगी। ये टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है इतना बिल्कुल भी इसको करना और इतनी चीजें याद करना, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से आपने इकोनॉमी पढ़ा है, न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपने देखे हैं, पढ़े, तो आप बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आपने रीड आउट किया होगा, उसी से ये प्रश्न बन गया है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखते, इसका आंसर अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए, इंटरेस्ट इनकम जो होती है फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये गलत है, क्योंकि जो इनकम हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो चाहे डिविडेंड हो, ये दोनों ही टैक्सेबल हैं। इसमें इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहां पर जो दूसरा वाला जो विकल्प है, तो अब इसमें अगर हम आंसर देखें तो मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डी वाला आंसर सही है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस लेवल से ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया होगा। मेरा मानना यह है कि ऐसे बच्चे जो फ्रेशर होंगे, जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा, शायद वो इस क्वेश्चन को देख के घबराए होंगे, लेकिन जिनका ये सेकेंड या थर्ड या बहुत सारे लोगों का ये फोर्थ अटेम्प्ट होगा, वो जो है इस क्वेश्चन को देख के उतना नहीं घबराए होंगे, क्योंकि उनका बेस एक बन गया होगा इकोनॉमी में। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये थोड़ा सा घबरा सकता है, डरा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर लेते तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से अपना अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या कहता है। ठीक, अब इसमें भी वही है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 आपको दिया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले अगर 1-1.5 साल तक आपने अगर इकोनॉमी के ऊपर अपनी नजर बनाए हो और आप पूरा इन्वायरमेंट को आपने देखा हो, तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कोरोना के बाद से जिस तरीके से दुनिया भर में, अमेरिका एंड ऑल में महंगाई बढ़ी, तो वहां के अमेरिका के फेडरल बैंक ने, इवन इंडिया के रिजर्व बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाया है। और आपको याद होगा जब अमेरिका के फेडरल बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था तो उस समय हमारा रुपया बहुत कमजोर हो रहा था। तो जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से विपक्ष ने पूछना शुरू किया रुपया क्यों गिर रहा, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इट इज द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। तो ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट किया गया है कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर थोड़ा कूल काम रह करके आपको प्रश्न को सॉल्व करने की क्वेश्चन है, वरना इतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस वर्ड यूज हो गया ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कंज्यूमर प्राइस हम लोग बेसिकली किसमें पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन में। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन्हें लगता है कि उनके पास इन्फ्लेशन को काउंटर करने का एक ही विकल्प होता है, या वो उसको काउंटर कर सकते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी मींस। तो ये बात तो सही है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है और स्टेटमेंट नंबर
टू भी सही है। इसका मतलब है कौन सा विकल्प है, आइए देखते हैं कौन सा विकल्प है इसमें से। क्लियर? आप इसमें से फाइंड आउट करिए, देखिए कौन सा विकल्प सही होगा आपका। बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 sorry this A both statement number 2 and statement number 2 are correct and statement number 2 is the correct explanation of the statement number 1. that means इसका आंसर कौन सा सही है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन करने लायक था, इसको छोड़ने वाला नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर से कोरिलेट करके आया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, अब ये थोड़ा सा वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टेरिलाइजेशन, बट ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप इसको एलिमिनेशन राउंड से करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं उसके फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके फंक्शन में एक ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप मतलब मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ भी ना करते, सिर्फ एक गेस कर देते तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ये क्वेश्चन वो है जो अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग हो गई है, ये कोई ब्लाइंड गेसिंग नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आने वाले एग्जाम में 2024 में आप एग्जाम देंगे, 25 में एग्जाम देंगे, जब भी आप एग्जाम दें, मतलब ये इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। आपका इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको स्टेरिलाइजेशन नहीं भी पता है तो भी आप आंख बंद करके अपना ए ऑप्शन जो है वो वहां पर पोलिंग कर दीजिए, आपका स्टेटमेंट सही हो जाए। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक यही ओपन मार्केट ऑपरेशन ही जो है यहां पर कनेक्ट हो रहा है। तो स्टेरिलाइजेशन जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचा जाना। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है या बेचती है उसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसी को या यही इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट a candidate must attempt. Okay, now moving to the next question. Now question number 25. Consider the following statement, yeah, consider the following markets. Now government bond market, call money market, treasury bill market, stock market. How many of the above are included in the capital market? अब पूछ रहे हैं इनमें से कितने कैपिटल मार्केट के भाग है या कैपिटल मार्केट में आते हैं, पूंजीगत बाजार में आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनेंशियल मार्केट आप पढ़ते हैं जब, तो उसमें दो तरह की मार्केट हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। फिर उसमें कोई टूल्स पढ़ाए जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि ये मनी मार्केट ये कैपिटल मार्केट है, इसमें ये टूल्स हैं, मनी मार्केट में ये टूल्स यूज होते हैं, कैपिटल मार्केट में टूल्स होते हैं। इसलिए जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने इकोनॉमी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्यों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले गए। क्लियर? अब अगर इनमें से हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में देखें तो कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट जो होती है ये मनी मार्केट का पार्ट है। तो अगर ये मनी मार्केट का पार्ट है तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अगर ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, मान लीजिए एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, तो सिंपल सा है, ये दोनों होने नहीं क्योंकि ये मनी मार्केट का पार्ट हो गए। तो कौन से होंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। तो इसका मतलब है कितने सही है? केवल दो सही होंगे। तो दो सही है, इसका मतलब क्या है? आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, दैट इज ओनली 2। देखिए बॉन्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये सब कैपिटल मार्केट में आता है। मनी मार्केट जो होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। दोनों फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होते हैं। जो कॉल मनी मार्केट है या जो ट्रेजरी बिल होता है ये मनी मार्केट के टूल्स होते हैं, और जो बॉन्ड्स हैं, इक्विटीज हैं, शेयर्स हैं, ये सब कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। तो ये और ये दैट इज बी वाला आपका आंसर सही है, ओनली 2। क्लियर? तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसे बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये टफ क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा एक आर्टिकल निकला था, हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम पर उड़ीसा का केस स्टडी आया था इंडियन एक्सप्रेस पर, उसी से लिया गया ये है। बट बहुत पुराना है, मतलब ये 2018-19 की बात है जब इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, तो थोड़ा सा ये पुराना है और वो भी उड़ीसा गवर्नमेंट की ये स्कीम है। तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है और सही हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा ये पर्सनली एडवाइस है, ऑनेस्ट एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ओके,
क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो परसेप्शन है, जो एक एम है, दैट इज टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो कई राज्य सरकारों का भी एम है कि भारत में जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना काम करती है, किसानों की आमदनी डबल हो जाए, बढ़ जाए। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किसानों के वेलफेयर के लिए स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड एक स्कीम जो है वो शुरू की। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। इसका स्ट्रेट अवे मैं आंसर आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द B1 कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब क्या होता है? Many marginal farmers in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agricultural operation। कई किसान अपने आप को एक समूह में आयोजित कर लेते हैं, ग्रुप में बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और फिर वो खेती करते हैं। ये वो किसान होते हैं जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसको मैं कहूंगा ये थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा इजी भी है और थोड़ा टफ भी है। तो बहुत इजी नहीं है और बहुत टफ नहीं है, इसीलिए हम इसको मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा है, पढ़ा है, तो जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे देखा है, पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा या इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ते, फिर वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड। Niger is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. Okay, ये तीनों सही है। MSP जो होती है वो नाइजर सीड के लिए दी जाती है। नाइजर एक खरीफ क्रॉप है और कुछ ट्राइबल पीपल होते हैं जो नाइजर सीड का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि इसमें से तेल निकलता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके, तो ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो स्किप इट, इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। तो ये 28 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं वहीं से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। और आपको कुछ इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अब आपको कंसीडर करना है इनमें से कौन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक टेंजिबल गुड होता है, एक इंटेंजिबल गुड होता है। दो इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लीजिए, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। पूछ रहे हैं इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं इनमें से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वेंट्री को हटा दीजिए, इन्वेंट्री टेंजिबल होता है। अब आप इन्वेंट्री को हटा देंगे तो ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये तीनों इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब हो गया 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है सी आंसर इसका सही है, ओनली 3 इसका आंसर सही है। तो इसको भी मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा। ये आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा टफनेस नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द सेट ए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास नोट्स है। ठीक है, और ये चर्चा में भी था क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी। अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है या जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन का जिक्र होता है उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज लिए गए हैं। क्लियर? तो जब आप 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे या 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखिए, दो तरह से टैक्स डिवीजन की बात होती है। वन इज वर्टिकल, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है केंद्र और राज्य के बीच में, हॉरिजॉन्टल है अमंग स्टेट्स। तो जब भारत सरकार टैक्स का डिवीजन करती है या टैक्स इनकम का डिवीजन करती है अमंग स्टेट्स, तो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर उसको डिवाइड करती है। आपसे पूछा गया है 15th फाइनेंस कमीशन ने कौन कौन से इसमें से क्राइटेरियाज को रखा है फॉर द डिवीजन ऑफ टैक्स हॉरिजॉन्टल। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन वो है जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टैक्सेशन पढ़ा है तो आप 15th फाइनेंस कमीशन भी पढ़ेंगे। जब आप 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कहीं से भी टफ नहीं कहेंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम यहां पर अब आ जाएं क्राइटेरिया पर, तो देखिए, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया, फॉरेस्ट और इकोलॉजी इट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया। ये गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट, दीज आर नॉट द क्राइटेरिया। ओके, तो केवल 3 क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं यहां पर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट और इकोलॉजी और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। इसका मतलब है कौन सा सही हो गया? ओनली 3 सही हो गया। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका सही। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहां बहुत रॉकेट साइंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट,
हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. On how many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment? ये है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं. हालांकि ये है करंट अफेयर से क्वेश्चन, लेकिन इतना कोई देखिए याद नहीं रख पाता है, ना कोई इतना करंट अफेयर्स पढ़ पाता है कि वो एक एक चीज याद रख पाए. पढ़ तो लेना आसान है, उसको रिकॉल करना, याद करना टफ है. तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं अटेम्प्ट किया तो मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट हम इसका आंसर आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से जो है यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स हैं. तो इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग है, हेल्थ केयर है और रिन्यूएबल एनर्जी है. दैट इज ओनली 3 इज द आंसर. दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 51. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. योजना से है, स्कीम से है, जननी सुरक्षा योजना. ठीक ना, जननी सुरक्षा योजना हमारे देश में चलती है, वहीं से उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है. तो योजना है तो आपको वैसे ही पढ़नी है भारत सरकार की, और जब आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको देखनी होती है. तो ये योजना अगर आपने पढ़ी है ना, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और आपको करना भी चाहिए. कह रहे हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. नो, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective include providing public health facilities to sick infant up to 1 year of age. Okay, पहला हटा दीजिए, बाकी सब सही है. Okay, तो जब आप पहला हटा देंगे और बाकी सब सही करेंगे, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ओनली 3, क्योंकि ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जननी सुरक्षा योजना. तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है. इसका मतलब है ओनली 3 इज करेक्ट. दैट इज योर, ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है ओनली 3, ये सही है. चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 71. ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. इसको तो मैं इजी में इंक्लूड करूंगा, इसमें कोई टफ नहीं है. अगर आपसे कोई कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है तो वो फिर पढ़ा नहीं पाता है, उसको कुछ आता पता नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट भी करना चाहिए. बहुत चर्चा में भी था, बहुत करंट में भी था. जब कोविड आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो आपको याद होगा भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया था. 2006 की जो परिभाषा है एमएसएमई सेक्टर की, वो चेंज हो गई थी. ठीक है, वहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया. हाँ, ये जरूर है, थोड़ा टफ बनाने की एग्जामिनर ने कोशिश की है. उसने आपसे लॉकडाउन के टाइम वाली परिभाषा नहीं पूछी, 2020 की नहीं पूछी परिभाषा, तो उसने 2006 की पूछ दिया कि 2006 में बताइए कि 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग मीडियम एंटरप्राइज जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए. अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज की कंपनी है तो वो प्लांट्स और मशीनरी में कितने का इन्वेस्टमेंट करती है. बिटवीन 15 करोड़ 25 करोड़, ये गलत है. ठीक, 15 करोड़ और 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होता. तो पहला वाला विकल्प तो गलत हो गया. ठीक, अगर लॉकडाउन के टाइम पर आपने देखा हो ना, तो आप पक्का ये क्वेश्चन करके आएंगे. दूसरा देखिए, ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. जब लॉकडाउन लगा था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी चेंज किया था. क्लास में मैंने लिखाया है बच्चों को. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चेंज हुआ था, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चेंज करके एमएसएमई की जो लोनिंग होती है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाल दिया था कि अगर कोई बैंक जो है एमएसएमई को लोन देगा तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा. इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? ये आपका सही हो गया. तो विकल्प 2 सही है, विकल्प 1 जो है वो गलत है. तो यहां का बी वाला आंसर जो है वो सही है. दैट इज ओनली 2. चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 72. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से पूछा है. आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो इशू की थी भारत के लिए, बट यहां पर इन्होंने जनरल पूछा. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम. सही है, बिल्कुल सही. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो होती हैं उसमें इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम. तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 सही है. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आप. ठीक है, इसमें कोई भी टफनेस नहीं है, ये कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है. अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली आदमी पढ़ रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, और जब बिटकॉइन या सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है या आरबीआई ने जब इशू किया था उस पर आपने नजर बनाए रखी, बहुत चर्चा हुआ था, काफी न्यूज में था, तो बिल्कुल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है.
तो पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, ये भी सही है। अगर आप जैसे युआन है, अगर आप युआन को विद इन टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो डिजिटल करेंसीज होती हैं उसमें एक प्रोग्रामिंग रहती है, कंडीशन रहता है सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही, दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नंबर 73। ये थोड़ा सा है टफ क्वेश्चन, क्योंकि जनरली इतना हम लोग देखिए पढ़ते नहीं है, ना हम लोग पढ़ाते ही है। क्वेश्चन पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू। अब कहने को तो आदमी बहुत कुछ कह सकता है कि सारा हमारे नोट से आ गया, और सब लोग कह ही रहे हैं, सब बैठे हैं दिखा रहे हैं, ये देखो हमारे नोट से, देखो हमारे नोट से, देखो हमारे नोट से आ गया। तो मार्केट है, आदमी तो कह ही रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता है, गेस वर्क मत करिए, ब्लाइंड गेस मत करिए, स्किप इट, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू a numerical value that measures the fluctuation of a stock to change in the overall stock market। इसका डी वाला आंसर सही है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंज इन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट को ये रिफर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब ये टफ क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 74। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, समझ रहा, ये इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गलत, बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बाय नाबार्ड। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो शुरू हुआ था ओरिजिनली इट वाज इनिशिएटेड बाय नाबार्ड। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। सही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब बैंक लोन देता है तो एक एक व्यक्ति को देगा, लेकिन वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सही है। तो पहला हटा दीजिए, 2 सही है, इसका मतलब है ओनली 2 आर करेक्ट, दैट इज सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, इसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। ये टफ है, ये टफ है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब पुराना न्यूज है, इसमें जरूर लिखा हुआ है रिसेंटली, बट है। इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, गेस किया है, ठीक है, नहीं गेस किया है, स्किप कर दिया है, तो बहुत अच्छा है, क्लियर है। खामखा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में नंबर कम हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं, स्किप कर दीजिए। किसी दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो बहुत इसमें दिमाग लगा करके याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। हाँ सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ओके, ये जो अंडर देयर कंट्रोल है यही गलत है, यही स्टेटमेंट में गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर जो 2 है दिस इज रॉन्ग। ओके, तो इसका क्या राइट आंसर है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now moving to the next question, now question number 88. now India accounts for 3.2% of the global export of India. Statement number 2, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उठा के स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने फॉरेन ट्रेड से, ये इन्होंने क्वेश्चन बना दिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कोरोना के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करते हुए, इंडस्ट्री को फोकस करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी, जिसमें लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों को शामिल किया गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा आ जाते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। गलत, अगर हमारा इतना एक्सपोर्ट हो जाता ना तो हम कहां के कहां पहुंच जाते, तो हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ना देखना पड़ता, हम बन जाते। तो भारत का जो अकाउंट है ना ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, वो 1.7 to 1.8% है, 1.7 से लेके 1.8% तक रहता है, 1.7 1.8 ऐसे ही रहता है। और इसमें क्या दे दिया इन्होंने 3.2%। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो विकल्प 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही है। अब आप फाइंड आउट कर लीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? स्टेटमेंट नंबर 1 गलत, स्टेटमेंट नंबर 2 सही। इसका मतलब है डी आंसर इसका सही। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे अटेम्प्ट किया जा सकता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। ठीक, ये भी करंट अफेयर से चर्चा से है, बट मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। जनरली कैंडिडेट्स को इतना याद नहीं होगा, ना वो कैंडिडेट जो है वो इतना तैयार करते हैं। इतना करंट अफेयर्स देखिए कोई नहीं पढ़ता। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कह रहे हैं द स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इसका जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है, इसका मतलब है ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, चर्चा बनी हुई है पूरा। G20 से पूछ दिया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा G20 से? G20 group was originally established as a platform for the finance minister and the central bank governor to discuss the international economics and financial issues। बिल्कुल सही। G20 जो है वो ओरिजिनली फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक प्लेटफॉर्म था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब G20 चर्चा में है तो G20 से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहता है, ये हमारी वन ऑफ द प्रायोरिटीज है। सो बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही। ठीक, अब देखते हैं क्या ऑप्शन क्या क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना चाहिए। सो ऑल दीज वर द क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो जो बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से इस बार उनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की तैयारी करिए, आगे की रणनीति बनाइए, मेहनत करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, ईमानदारी से काम करिए। और वैस ICS फैमिली, मैं खुद किसी भी तरह से अगर आपकी हेल्प कर सकता हूं तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमी में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, या ओवरऑल इस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वैस ICS वी एज अ फैमिली हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।